आज जो कहानी हम लाए हैं आपके लिए वह उस समय की है जब अंतर्जातीय विवाह को एक गुनाह समझा जाता था। खूब पढ़ लिख लेने के बाद भी लोग जातिवाद से ऊपर नहीं उठ पाते थे। पिता की जातिवादी सोच और नायिका की आधुनिक सोच जब नहीं मिलती तो क्या परिस्थितियाँ बनती है, जानने के लिए आइए सुनते हैं कहानी लिली। लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला। पद्मा के चंद्रमुख पर पोंस कला की शुभ चंद्रिका अमला खिल रही है। एकांत कुंज की कली सी प्रणय के वासंती मल्य स्पर्श से हिल उठती विकास के लिए व्याकुल हो रही है। पद्मा की प्रतिभा की प्रशंसा सुनकर उसके पिता अनौरी मजिस्ट्रेट पंडित रामेश्वर जी शुक्ल उसके उज्जवल भविष्य पर अनेक प्रकार की कल्पनाएं किया करते हैं। योग वर्ग के अभाव से उसका विवाह अब तक रोक रखा है। मैट्रिक परीक्षा में पद्मा का सूबे में पहला स्थान आया था। उसे वर्ती भी मिली थी। पत्नी को योग वर ना मिलने के कारण विवाह रुका हुआ है। शुक्ल जी समझा देते हैं। साल भर से कन्या को देखकर माता भविष्य शंका से कांप उठती हैं। पद्मा काशी विश्वविद्यालय के कला विभाग में दूसरे साल की छात्र हैं। गर्मियों की छुट्टियां हैं। इलाहाबाद घर आई हुई है। अब के पद्मा का उभार, उसका रंग रूप, उसकी चितवन चलन कौशल वार्तालाप पहले से सभी बदल गए हैं। उसके हृदय में अपनी कल्पना से कोमल सौंदर्य की भाव, मस्तिष्क में लोकाचार से स्वतंत्र अपने उच्छृंखल अनुकूल्य के विचार पैदा हो गए। उसके निसंकोच चलती फिरती, उठती बैठती, हंसती बोलती देखकर माता हृदय के बोल वाले तार से कुछ और ढीली तथा बेशुरी पड़ गई है। एक दिन संध्या के डूबते सूर्य के सुनहरे प्रकाश में निस्त्र नील आकाश के नीचे छत पर दो कुर्सियों डलवा माता और कन्या गंगा का रजत सौंदर्य एकाटक देख रही थी। माता पद्मा की पढ़ाई, कॉलेज के छात्रों की संख्या, बालिकाओं के हॉस्टल का प्रबंध आदि बोल बातें पूछती हैं। पद्मा उत्तर देती है। हाथ में है हाल की निकली स्ट्रेट मैगजीन की एक प्रति तस्वीर देखती जाती है। हवा का एक हल्का झोंकाया खुले रेशमी बाल शीर्ष से साड़ी को उठाकर गुदगुदाकर चला गया। सिर ढक लिया करो, तुम्हें बहिया हुई जाती हो, माता ने रुखाई से कहा। पद्मा ने सिर पर साड़ी की जरीदार किनारी चढ़ा ली। आंखें नीचे कर किताब के पन्ने उलटने लगी। पद्मा गंभीर होकर माता ने कहा। जी चलते हुए उपन्यास की एक तस्वीर देखती हुई नम्रता से बोली। मन से अपराध की छाप मिट गई। माता की वात्सल्य सरिता में कुछ देर के लिए बाढ़ सी आ गई। उठते उच्छ्वास से बोली। कानपुर में एक नामी वकील महेश प्रसाद त्रिपाठी है। एक दूसरी तस्वीर देखते हुए उनका लड़का आगरा यूनिवर्सिटी से एमए में इस साल फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है। पद्मा ने सिर उठाया। आंखें प्रतिभा से चमक उठी। तेरे पिताजी को मैंने भेजा था, वह परसों देख कर लौटे हैं। कहते हैं लड़का हीरे का टुकड़ा, गुलाब का फूल है। बातचीत 10,000 में पक्की हो गई। मोटर की आवाज़ पर पद्मा उठकर छत के नीचे देखने लगी। हर्ष से हृदय में तरंगे उठने लगी। मुस्कुराहट दबाकर आप ही में हंसती हुई चुपचाप बैठ गई। माता ने सोचा लड़की बड़ी हो गई है। विवाह के प्रसंग से प्रसन्न हुई। खुलकर कहा, मैं बहुत पहले से तेरे पिताजी से कह रही थी, वह तेरी पढ़ाई के विचार में पढ़े थे। नौकर ने आकर कहा, राजेन बाबू मिलने आए हैं। पद्मा की माता ने एक कुर्सी डाल देने के लिए कहा। कुर्सी डालकर नौकर राजेन बाबू को बुलाने नीचे उतर गया। तब तक दूसरा नौकर रामेश्वर जी का भेजा हुआ पद्मा की माता के पास आया। कहा, जरूरी काम से कुछ देर के लिए पंडित जी ने जल्दी बुलाया है। जीने से पद्मा की माता उतर रही थी।
रास्ते में राजेंद्र भेंट हुए। राजेंद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पद्मा की माता ने कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, चलो पद्मा छत पर है, बैठो मैं भी आती हूँ। राजेंद्र जज का लड़का है, पद्मा से 3 साल बड़ा, पढ़ाई में भी है। पद्मा अपराजित बड़ी बड़ी आंखों की उत्सुकता से प्रतीक्षा में थी। जब से छत से उसने देखा था, आइए राजेंद्र बाबू, कुशल तो है। पद्मा ने राजेंद्र का उठाकर स्वागत किया। एक कुर्सी की तरह बैठने के लिए हाथ में इंगित कर खड़ी रही। राजेंद्र बाबू बैठ गए। पद्मा भी बैठ गई। राजेंद्र, तुम उदास, तुम्हारा विवाह हो रहा है? राजेंद्र ने पूछा। पद्मा उठकर खड़ी हो गई। राजेंद्र का हाथ पकड़कर बोली, राजेंद्र, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? जो प्रतिज्ञा मैंने की है, हिमालय की तरह उस पर अटल रहूंगी। पद्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गई। मैगजीन खोल उसी तरह पन्नों के नज़र गड़ा दी जिसे जीने से आहट मालूम दी। माता गिरानी की निगाह से देखती हुई ओह रही थी, पर करती स्तंभ थी। मन में वैसे ही अन्वेषक चपलता। क्यों बेटा, तुम इस साल बे हो गए हो? हंसकर पूछा। जी हाँ, सिर झुकाए हुए राजेंद्र ने उत्तर दिया। तुम्हारा विवाह कब तक करेंगे तुम्हारे पिताजी, जानते हो? जी नहीं। तुम्हारा क्या विचार है? आप लोगों से आज्ञा लेकर विदा होने के लिए आया हूँ। विलायत भेज रहे हैं पिताजी, निर्मता से राजेंद्र ने कहा। क्या बैरिस्टर होने की इच्छा है? पद्मा की माता ने पूछा। तुम साहब बनकर विलायत से आना और साथ एक मेम भी लाना, मैं उसकी शुद्धि कर लूँगी। पद्मा हंसकर बोले। नौकर ने एक तस्तरी पर 2 प्यालों में चाय दी। 2 रकबियों को पर कुछ बिस्कुट और केक दिया। दूसरा एक मेज उठा लाए। राजेंद्र और पद्मा की कुर्सी के बीच रख दिया। एक धुली तौलिया ऊपर से बिछा दिया। सासर पर प्याले तथा रकबियों पर बिस्कुट और केक रखकर नौकर पानी लेने गया। दूसरा आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। मैं निश्चय कर चुका हूँ, जबान भी दे चुका हूँ, अब के तुम्हारी शादी कर दूंगा। पंडित जी रामेश्वर जी ने कन्या से कहा। लेकिन मैंने भी निश्चय कर लिया है, डिग्री प्राप्त करने से पहले विवाह ना करूँगी। सिर झुकाकर पद्मा ने जवाब दिया। मैं मजिस्ट्री हूँ बेटी, अब तक अकल ही की पहचान करता रहा हूँ। शायद इससे ज़्यादा सुनने की तुम्हें इच्छा ना होगी। गर्व से रामेश्वर जी टहलने लगे। पद्मा के हृदय के खिले गुलाब की कुल पंखुड़ियाँ हवा के एक पुरजोर झोंके से काँप उठी। मुक्ताओं सी चमकती हुई 2 बूंदें पलकों के पन्नों से झड़ पड़ी। यही उसका उत्तर था। राजेंद्र, जब आया तुम्हारी माता को बुलाकर मैंने जीने पर नौकर भेज दिया था, एकांत में तुम्हारी बातें सुनने के लिए। अगर तुम हिमालय की तरह अटल हो, मैं भी वर्तमान की तरह सत्य और दंड। रामेश्वर जी ने कहा। तुम्हें इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया कि तुम कुल कलंक बनो। आप ये सब क्या कह रहे हो? चुप रहो, तुम्हें नहीं मालूम? तुम ब्राह्मण कुल की कन्या हो, वह क्षत्रिय घराने का लड़का है, ऐसा विवाह नहीं हो सकता। रामेश्वर जी की सांस तेज चलने लगी, आंखें भौहों से मिल गईं। आप नहीं समझने मेरे कहने का मतलब। पद्मा की निगाहें कुछ उठ गई। मैं बातों का बनाना आज 10 साल से देख रहा हूँ। तुम मुझे चलाती है, यह बदमाश, उतना बहुत है। आप अदालत के अफसर हैं, अभी अभी आपने कहा था अब तक अकल की पहचान है। आप इतनी बड़ी बात राजेंद्र को उसके सामने कह सकते हैं? बतलाइए। हिमालय की तरह अटल सुन लिया तो इससे आपने क्या सोचा? आग लग गई जो बहुत दिनों से पद्मा की माता के हृदय में सुलग रही थी। हट जा मेरी नज़रों से बाहर। मैं समझ गया। रामेश्वर जी क्रोध से कांपने लगे। आप गलती कर रहे हैं, आप मेरा मतलब नहीं समझे। मैं भी बिना पूछे हुए बतलाकर कमज़ोर नहीं बनना चाहती। पद्मा जेठ की कुल में झुलस रही थी। सतुल पद्मा सा लाल चेहरा तमतमा रहा था। आंखों की 2 सीपियाँ पुरस्कार की 2 मुक्ताएं लिए स्वर्ण चमक रही थी। रामेश्वर जी भ्रम में पड़ गए। चक्कर आ गया। पास की कुर्सी पर बैठ गए। सर हथेली से टकराकर सोचने लगी। पद्मा उसी तरह खड़ी, दीपक की निष्कम सी खासी
अपने प्रकाश में जल रही थी। क्या अर्थ है मुझे बता, माता ने पढ़कर पूछा। मतलब यह राजेंद्र को संदेह था, मैं विवाह कर लूँगी। यह जो पिताजी पक्का का आए है, इसके लिए मैंने कहा था कि मैं हिमालय की तरह अटल हूँ, ना कि यह कि मैं राजेंद्र के साथ विवाह करूँगी। हम लोग कह चुके थे कि पढ़ाई का अंत होने पर दूसरी चिंता करेंगे। पद्मा उसी तरह खड़ी सीधे काँपती रही। तू राजेंद्र को प्यार नहीं करती? आँख उठाकर रामेश्वर जी ने पूछा। प्यार करती हूँ। करती है? हाँ करती हूँ बस, और क्या? और क्या? पद्मा की आयेदार आंखों से आंसुओं की मात्रा टूटने लगे, और जो उसकी हृदय की कीमत थी, जिनका मूल्य समझने वाला वहाँ कोई ना था। माता ने थोड़ी पर एक उंगली रख रामेश्वर जी की तरफ देखकर कहा, प्यार भी करती है, मानती भी नहीं, अजीब लड़की है। चुप रहो। पद्मा की सजल आंखें बोझ से सट गईं। विवाह और प्यार एक बात है। विवाह करने से होता है, प्यार आप होता है। कोई किसी को प्यार करता है तो उससे विवाह भी करता है। पिताजी जज साहब को प्यार करते हैं तो क्या उन्होंने उनसे विवाह भी कर लिया? रामेश्वर जी हंस पड़े। रामेश्वर जी ने शंका की दृष्टि से डॉक्टर से पूछा, क्या देखा आपने डॉक्टर साहब? बुखार बड़े जोर का है। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस्म की हालत अच्छी नहीं है। पूछने से कहा, कोई जवाब भी नहीं देता। कल तक अच्छी थी, आज एकाएक इतने जोर का बुखार। क्या सब है? डॉक्टर ने प्रश्न की दृष्टि से रामेश्वर जी की तरफ देखा। रामेश्वर जी पत्नी की तरफ देखने लगे। डॉक्टर ने कहा, अच्छा है, मैं एक नुस्खा लिख देता है, इससे जिस्म की हालत अच्छी रहेगी। थोड़ी सी बर्फ़ मंगा लीजिए। आइस बैग तो क्या होगा आपके वहाँ? एक नौकर मेरे साथ भेज दीजिए, मैं दे दूँगा। इस वक्त 104 डिग्री बुखार है। बर्फ़ डालकर सिर पर रखिएगा, 101 तक आ जाएगा जब ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर चले गए। रामेश्वर जी ने अपनी पत्नी से कहा, एक दूसरा फसाद खड़ा हुआ है, ना तो कुछ कहते ना करते। मैं कौम की भलाई चाहता था, अब खुद ही नकटों का सिरताज हो रहा हूँ। अब लोगों ने भी अभी तक यह बात ना थी कि ब्राह्मण की लड़की का किसी क्षत्रिय लड़के से विवाह होता है। ऊंचे कुल की लड़कियां ब्राह्मणों के नीचे कुलों में गई है, लेकिन यह सब आखिर कौम ही में हुआ है तो क्या किया जाए? सफरित सुफरित आंखें पत्नी ने पूछा। जज साहब ही इसकी बचत पूछेगा। मेरी अकल अब और नहीं पहुंचती। अरे छीटा जी। छीटा चिलम रखकर दौड़ा। जज साहब से मेरा नाम लेकर कहना, जल्द बुलाया है, और भैया बाबू को भी बुला लाऊं। नहीं नहीं, रामेश्वर की पत्नी ने डांट दिया। जज साहब पुत्र के साथ बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। इंग्लैंड के मार्ग, रहन सहन, भोजन पान, अबद कायदे का बयान कर रहे थे। इसी समय छींटा बंगले पर हाजिर हुआ और झुककर सलाम किया। जज साहब ने आंख उठाकर पूछा, कैसे आए छीटाराम? हजूर, कौर सरकार ने बुलाया है और कहा है बहुत जल्दी आने के लिए। कहना, क्यों? बीवी रानी बीमार हैं, डॉक्टर साहब आए थे और हजूर बाकी। छीटा ने कहा, ही डाला था। और क्या हजूर? छीटा ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखें डबडबा आई। जज साहब बीमारी कड़ी समझकर घबरा गए। ड्राइवर को बुलाया। छीटा चल दिया। ड्राइवर नहीं था। जज साहब ने राजेंद्र से कहा, जाओ मोटर ले आओ, चले देखे क्या बात है। राजेंद्र को देखकर रामेश्वर जी सूख गए। टहलने की कोई बात ना सूझी। कहाँ बेटा, पद्मा को बुखार आ गया, चलो देखा। तब तक मैं जज साहब से कुछ बातें करता हूँ। राजेंद्र उठ गया। जज साहब से कुछ बातें करता हूँ। पद्मा के कमरे में एक नौकर सिर पर आइस बैग रखे खड़ा था। राजेंद्र को देखकर एक कुर्सी पलंग के नज़दीक रख दी। पद्मा, राजेंद्र। पद्मा की आंखें से टप टप आंसू गिरने लगे। पद्मा को एक प्रश्न की दृष्टि से देखते हुए राजेंद्र ने रुमाल से उसके आंसू पोंछ दिए। सिर पर हाथ रखा। बड़े जोर से धड़क रही थी पद्मा ने। पलकें मूंद ली। नौकर ने फिर सिर पर आइस बैग रख दिया। सिराने थर्मामीटर रखा। झाड़कर राजेंद्र ने आहिस्ता से बगल में लगा दिया। उसका हाथ बगल में सटाकर पकड़े
रहा। नज़र कमरे की घड़ी की तरफ थी। निकाल कर देखा, बुखार 103 डिग्री था। अपलक चिंता की दृष्टि से देखते हुए राजेंद्र ने पूछा, पद्मा, तुम कल तो अच्छी थी, आज एकाएक बुखार कैसे आ गया? पद्मा ने राजेंद्र की तरफ करवट ली, कुछ ना कहा। पद्मा, मैं अब जाता हूँ। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें बताइए ज़रूर, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। हमारी कहानी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानी के बारे में सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकन दबाएं।